हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं अभिपीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। उम्मीद है कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और आपकी जो प्रेपरेशन है बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। और आप जितने भी लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल रहे हैं उसको आप सारे उसको अच्छे से देख पा रहे होंगे और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप सभी। और उसको और जो भी हम नए लेक्चर्स डाल रहे हैं उसको भी आप प्लीज़ चेक करिए और अपनी प्रेपरेशन को और अच्छा बनाइए। और उसी के साथ आप हमें उसमें कमेंट्स में बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप उसमें वो थ्रू किए हैं और कौन सी चीज़ आपसे मिस हो गई है, या वो प्रॉपर हमने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत बढ़िया तरीके से वो सेट्स को डिज़ाइन किया गया है। अगर आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है आप हमें वो बता सकते हैं, उसी तरीके से आपको नए टॉपिक्स भी ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे कि पिछला लेक्चर जो था, वो मेरा जो पिछला लेक्चर था वो आप सभी के लिए था प्रिंटर्स के रिगार्डिंग वो लेक्चर था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रिंटर को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन सीरीज है। अब 20-20 25-25 मिनट की क्लास होती है, 20-25 मिनट के अंदर हम उसमें थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि क्या आ सकता है, क्या पहले आया हुआ है और क्या आएगा एग्जाम के अंदर। तो वो सारी चीजें हम डेफिनेटली व्यू कर ली थी प्रिंटर्स की। तो अभी हम ऑप्टिकल रीडर जो हैं, ऑप्टिकल रीडर जो भी हैं, ओसीआर है, ओएमआर है, एमआईसीआर है, जितने भी करेक्टर रिकग्निशंस हैं वो भी प्रिंटर्स की कैटेगरीज में रीडर्स में आते हैं। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे और थोड़े से वेरियस अदर टर्मिनल्स के इंटरनेट के रिगार्डिंग भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम मिसलेनियस में करेंगे। और अभी पीडिया की तरफ से अंडर वन रूफ सारे कोर्सेज की जो प्रेपरेशन है वो अंडर वन रूफ आपको मिल रही है। और कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है उसमें जाके आप पूछ सकते हैं हमारे जो भी टीम सीनियर हैं। हाँ जी, आज के लिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल रीडर्स के लिए वो है डिजिटाइजर। इसका कुछ एग्जाम्स के अंदर एक आधा क्वेश्चन देखा गया है तो उसके रिगार्डिंग ही थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहा मैंने। डिजिटाइजर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करेगा, एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आपसे ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनालॉग से डिजिटल कौन सा कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिजिटाइजर पे आप क्लिक कर सकते हैं। डिजिटाइजर जो और भी कर सकता है, टेलीविजन कैमरा के सीरीज ऑफ नंबर को भी कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि जब फंक्शन ही क्या है, इनपुट जो है हमारे पास एनालॉग है और आउटपुट क्या है, डिजिटल फॉर्म में है। इसको हम टैबलेट भी बोलते हैं या ग्राफिक्स टैबलेट भी बोलते हैं, जो ग्राफिक्स और पिक्टोरियल डाटा के अंदर बाइनरी इनपुट्स देता है, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटाइजर। उसके बाद जो सेकंड है, जिसको हम पहले यूज करते आए थे, जो हमारे पास एटीएम्स होते थे उनके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप ब्लैक कलर की होती थी। इट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज्ड डॉट्स, जिसको हम स्वाइप करते थे। डाटा इज ऑन द कार्ड नंबर, और जो पीछे एक नंबर होता है CVV, उसको हमने रब करके रखना होता है। बैंक की तरफ से इंफॉर्मेशन होती है कि उसका भी चोरी किया जा सकता है, उस नंबर को यूज किया जा सकता है। नंबर तो हम नॉर्मली स्वाइप करते ही हैं। उसमें दैट इज कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, उसको भी आपने कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी, कस्टमर नेम। स्मार्ट कार्ड चिप रीडर जो हम कहते हैं कि रख लिया, जिसमें वीजा का है और उसमें वाईफाई के साथ जो हम कहते हैं कि टैब के साथ चला गया। स्मार्ट एंड सैटेलाइट टीवीडी रिकॉर्डर कार्ड रन मच मोर देन दी मैग्नेटिक स्ट्रिप, मींस इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा ये वाला ज्यादा बढ़िया है। पहले उसको स्वाइप करते थे एटीएम मशीन्स के अंदर, या अभी वाली में क्या है, अंदर रख देते हैं उसमें आ जाता है। अभी वाला क्या है, सिर्फ टैप करेंगे, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, उन चीज़ों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये साथ में बताया भी गया है हमारा कि जो सैटेलाइट है, जो हमारा टीवी डिकोडर है, वो क्या करेगा, उस स्ट्रिप्स को कन्वर्ट कर देगा उस डिजिटल फॉर्म के अंदर। और वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे वायर्स हैं और अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस के साथ क्या है, जो स्टारलिंक है वो इसी तरीके का वो डिवाइस देता है और वो सैटेलाइट के थ्रू डेटा चलाएगा। अब जैसे इसके अंदर है हमारे पास कि जो ये वाईफाई का जो सिग्नल उसमें बना हुआ है, ऐसे अलग तरीके से ही वो सारी इन्फॉर्मेशन वीज़ा की तरफ से सारी चीज़ें मेंशन होती हैं उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी कार्ड्स के अंदर अवेलेबिलिटी। उसके बाद MICR है, जो फॉर्मेशन है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है। जो प्रोसेस है उसको रिकग्निशन बोलते हैं। जो डिवाइस है ये रीडर है, जो प्रोसेस होगा उसको रिकग्नाइज करना, उसको देखना, वो रिकग्निशन आएगी उसमें। तो ये जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है।
Bank checks to read from bank check quickly and accurately because it is automatic method. Check number and bank account numbers are print at the bottom of each check is magnetic ink using a special font and this can be detected using the micro reader. इसीलिए हम कहते हैं कि बैंक के तरफ से वो पे MICR कोड हमें दिया जाता है और मेंशन भी होता है कि ये ओरिजिनल है, ऐसे लिया तो नहीं गया अलग तरीके से, फॉल्स तो नहीं है. दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन. जिस प्रोसेस के थ्रू उन चीजों को काउंट किया जाएगा. डिवाइस नेम इज रीडर और जो प्रोसेस है वो क्या है, रिकॉग्निशन है. बैंक नंबर चेक आर प्रिंटेड ऑन द चेक विद स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट कंटेन द पार्टिकल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. उसी को ये क्या करेगा, रीड कर लेगा 8300 MICR. ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसमें हम मल्टीपल चॉइस फॉर्म्स होते हैं, जो OMR शीट्स हैं जिसमें हम अपने एग्जाम्स की डिस्कशंस को फिल आउट करके आते होते हैं कि हाँ ये वाला मेरा ऑप्शंस हैं, उसको कलर किया जाता है पेंसिल से या फिर पेन से एंड देन कैन बी डिटेक्टेड बाय द OMR स्कैनर. और उसके अंदर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या फिर लॉटरी टिकट्स को भी वहां से लिया जाता है कि इस नंबर को इन्होंने क्लिक करा है. नेक्स्ट देखिए, साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, इसके वीडियो आपको मिल जाएगी. उसके बाद है OCR. OMR तो हमने पढ़ लिया. अब इसको यहाँ पे इसके ऊपर रख के सारे कैरेक्टर्स की फॉर्मेशंस को हम रीडेबल कोड में डाल सकते हैं. अभी तो क्या बहुत सारी एप्स भी हैं मैथ की, इस तरीके की इक्वेशंस जो होंगी उसकी फोटो डालो, एप्लीकेशन में डालो, वैसी फाइल बन के आ जाएगी और इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा. इस तरीके से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स एप्स में भी काम कर रहे हैं. और अगर हम जैसे एक सॉफ्टवेयर है आई लव PDF, ऐसे करके सॉफ्टवेयर आई लव PDF है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई PDF को अगर PPT में कन्वर्ट करना है, बहुत सारी कन्वर्जन मेथड है. कोई आपने अपना टैग लगाना है, कोई अंदर आपने वाटर मार्क लगाना है, बहुत सारा है. तो उसमें OCR जो फाइल होगी उसको नहीं कन्वर्ट कर पाएगा. अगर उसका पेड वर्जन है, अगर पेड आपने लिया हुआ है तब उस OCR को कन्वर्ट कर पाएगा. क्योंकि क्या कई बार होता है कि OCR डाल दिया जाता है उस फाइल में, उसको रिटर्न में फॉर्म फ्री में नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो पेड डालते हैं. दोनों अलग अलग वर्जन आई लव PDF के आते हैं. इसको आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं चेक करके, क्योंकि हम भी जो आपको PDF देते हैं ये नॉर्मल रीडिंग वाली PDF देते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर कभी इसमें हमने OCR डाल दिया कि ये पूरी शीट है, इमेज फोटो लेके JPG बना के डाल दिया, तो उसको नहीं उठा पाएगा. अगर पेड वाला वर्जन होगा तब उठा पाएगा. देखते हैं जी क्या सॉफ्टवेयर जो मैंने आपके साथ बात करी. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल कन्वर्जन ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ हैंड रिटन, टाइप रिटन और द प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू द मशीन इनकोडेड टेक्स्ट एंड इट इज द प्रोसेस. अभी आपको बताया कि जो सॉफ्टवेयर जो रिकॉग्निशन प्रोसेस है, ह्यूमन मार्क डेटा भी हो सकता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, कोई सर्वे भी हो सकता है और कोई भी टेस्ट की फॉर्मेशन इसमें हो सकती है. मैग्नेटिक इंक जो कैरेक्टर रीडर है, इसको हम अभी बैंकिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर ही चुके हैं. उसके बाद बारकोड रीडर, जब भी कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं, इस तरीके के कैरेक्टर्स को लिया जाता है. और इवन जो हमारे पोर्ट्स के ऊपर चेकिंग होती है, एयरपोर्ट्स पे भी चेकिंग होती है. जैसे मान लो ये 8 नंबर था, इसको हटा दिया गया तो हम कहते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट से आया है, ठीक है, या उन्होंने इंपोर्ट किया है. तो इस तरीके से जो नकली माल है वो क्या करता है, उसमें ये वाली सीरीज नहीं होती, बाकी सीरीज बिल्कुल सेम होगी पीछे से आगे से, और यही नंबर ढूंढते हैं वो. जब वो आ गया सामने कि इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, फिर उस माल को क्या कर लिया जाता है, पोर्ट्स पे एयरपोर्ट पे जब्त कर लिया जाता है. और बार कोड क्या, सिंपल न्यूमेरिकल कोड है और ये कंपनी ही इशू करती है. ये कंपनी इशू करती है. मान लो रेबैन से कुछ भी प्रोडक्ट्स आ रहा है, उन्होंने अपने आर्टिकल्स के ऊपर ये कोड मेंशन कर दिया, वो हमारे एयरपोर्ट में मेंशन होगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको चेक किया जाता है. अदरवाइज इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो वीडियोस हैं, बहुत सारे आर्टिकल जो डिस्कस किए जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जो शो आता है नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर आता है, नेशनल सिक्योरिटी चेक के ऊपर, उसमें ब्राज़ील, इटली, सिंगापुर, सब के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो चेकिंग होती है वो इसी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग होती है. अगर वो नहीं होगा तो उसको जब्त कर लिया जाता है. हमारे भारतीय भी और बाहर के लोग भी उन सब चीज़ों में पकड़े गए हैं. तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, नहीं करनी चाहिए. RFID टैग ये भी हमारा ऑप्टिकल रीडर के साथ ही है.
जिसमें स्मॉल और थिन सिलिकॉन चिप होती है जो स्टिकर के साथ प्लेस होती है, यहाँ पे पासपोर्ट्स के ऊपर भी होती है, और कुछ कंपनीज के मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सनील ग्रोवर जी ने भी बात करी कि वो चाहते हैं कि कुछ और प्रोडक्ट्स को जो टैग्स हैं वो कैप के ऊपर लगाया जाए, और कैप के ऊपर जो है वो अगर वो कहीं और जा पा रहा है। हेलमेट्स का कोई एक पर्सन आया था हेलमेट के रिगार्डिंग की सारे हेलमेट्स को टेक्नोलॉजी के साथ और जीपीएस के साथ, इन आरएफआईडी टैग्स के साथ अटैच किया जाए। वो चाहता है कि जो जो पर्सन मेरा कंपनी काम करने जा रहा है उनके हेलमेट के अंदर वो चीज़ फिक्स किया जाए और उसको वो ट्रैक करता रहे, फिर सर्टन बैटरीज एंड ऑल, ये सारी चीज़ उसके मतलब हेलमेट्स के अंदर रहेंगी। तो टेक्नोलॉजी है, कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी, आइडेंटिटी होगी, ट्रैकिंग हो गया, आरएफआईडी के अंदर रेडियो वेव्स होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, इससे हम यूज करते हैं। और काम कैसे करता है, एंटीना इज देयर, रीडर इज देयर, और कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन है, और जो भी टैग होगा वो उस डेटा को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा उस पर्सनल एंटीना के थ्रू। और ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि क्या इंफॉर्मेशन होती है, बायोमेट्रिक रीडिंग्स होती हैं, और उसके अंदर क्या होती है, फोटोज मेंशन होते हैं। ये तो रही 8-10 मिनट के अंदर जो इसकी थ्योरीज थी, और जो मैंने आपके साथ बात करनी थी कि जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं, तभी हमने ऑप्टिकल रीडर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन आज शुरू करी है। हाँ जी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए प्लीज, देखिए क्या आंसर बनता है। ऑप्टिकल है या वर्ड रिकॉग्निशन, डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस इनटू वर्ड्स एंड अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। स्पीच इनपुट सॉफ्ट हार्डवेयर है, अब इसमें अलेक्सा भी हो सकता है, सीरी हो सकता है, या वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास जो स्पीच रिकॉग्निशन है कि क्या मेरी स्पीच को जो सॉफ्टवेयर हैं, जब वो हार्डवेयर डिवाइस के अंदर डाला हुआ है, अलेक्सा है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, क्या वो मेरी बात को सुन पा रही है, समझ पा रहा है। तो 2011 के अंदर अगर वॉइस असिस्टेंट की बात करें, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जी, एग्जाम में हूबहू इस तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रिंटर के केस में किया था कि सारे क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आए। 2011 एप्पल सीरी एंड गूगल नाउ मई 2012, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टना अप्रैल 2014 एंड अमेजॉन अलेक्सा नवंबर 2014 एंड गूगल असिस्टेंट, जो हम कई बार यहाँ पे गूगल से बात करते हैं, इसकी काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी चली नवंबर 2016 के अंदर। उसके बाद तो चैट जीपीटी एंड ऑल बहुत सारी ओपन एआई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शुरू हुई। लेकिन अभी जो टाइमलाइन है ये आपको अपने उस समय के लिए याद करनी है, पूछी जा सकती है। अभी जो पटवारी का और एक्साइज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था चैट जीपीटी के बारे में कि क्या है, ओपन एआई है जी। डम्ब टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स, और उसके पास क्या होता है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस स्पीकर्स है, नन ऑफ दीज हैं। और ये बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की एज इट इज वर्डिंग ही है। कुछ कई बार मैं कटिंग्स भी ले आता हूँ ईमानदारी से, जो जब टाइम होता है तो उसको टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नहीं तो फिर उसकी वही कटिंग लगा के आपके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। दोनों चीजें ही हैं, वो तो आपका खुद का ट्रस्ट है कि जो लिखा हुआ है इसको उस तरीके से मानना है। अगर कटिंग्स भी लेके आएंगे तो भी आपको उस तरीके से मानना है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है बस उसमें क्वेश्चंस की कि डम्ब टर्मिनल क्या है। तो जो डम्ब टर्मिनल के पास क्या होता है, कीबोर्ड की ऑप्शन होती है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेज इज द यूजर प्रोग्रामेबल। तो जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है, या वीडियो टर्मिनल नहीं आएगा, ये टर्मिनल का डिस्कशन अभी करते हैं। तो हमारे पास इंटेलिजेंट जो टर्मिनल है वो हमारा इस तरीके से चलता है। लेकिन वीडीटी के बारे में भी हमने डिस्कस करना है, मैंने आपको बताया एक एक ऑप्शन जो एग्जाम में आई हुई है वो हमें डिस्कस जरूर करने हैं, क्योंकि कई बार टॉपिक से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं। तो वीडीटी के बारे में देखते हैं, कुछ कीमर्स के रिगार्डिंग है। Along with the expanded use of VDT have come reports about adverse health effect of the VDT, जो साथ साथ में कीबोर्ड भी है, क्योंकि सारी चीजें डंप में चली जा रही हैं। Researchers shown that these symptoms can result from problems with the equipment, workstations, ऑफिस एनवायरनमेंट एंड द जॉब डिजाइन। अब ये क्या है, फटीग, आई स्टेन, ये सारे वो हैं कि बस इसी टर्मिनल पे बैठे हैं। हाँ जी, कहाँ पे, ऑफिस में। कई पर्सन तो ऑफिस बोल के सीधा बात है टर्मिनल पे ही हूँ, क्योंकि सारा काम वीडियो के थ्रू हो रहा है और उसमें जो काम है हमारा इंटेलिजेंसी, जैसे कोई मैसेज आ गया, कोई ईमेल आ गई, उस पर कोई ना कोई तो पर्सन बैठा होगा तभी वो मैसेज आ रहा है, या ऑटोमेटिकली उसको फिक्स करके गया होगा।
या जो हम गेमिंग खेलते हैं जिसमें ऑनलाइन पैसे वगैरह लगते हैं, तो देखिए कि डम्ब टर्मिनल में कीबोर्ड और मॉनिटर होता है, कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं चाहिए होती, अपने आप ही चलता है। इंटेलिजेंट में कीबोर्ड चाहिए होता है, मॉनिटर होता है और मेमोरी भी चाहिए होगी, क्योंकि इंटेलिजेंटली उसमें आंसर भी देना, उसी तरीके का आंसर या उसी तरीके की फाइल उसको भेजनी है। डम्ब में बस कीबोर्ड और मॉनिटर पे काम चलेगा, कुछ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी चाहिए। एंड बोथ डम्ब एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल्स मस्ट कनेक्टेड टू ए होस्ट और दी सर्वर, दोनों ही किसी ना किसी के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। अब डम्ब टर्मिनल के बारे में, नॉट परफॉर्मिंग लोकल प्रोसेसिंग बट सर्व्स ओनली द इनपुट आउटपुट डिवाइस, की हाँ जी लगा हुआ है, अटैच है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, जो इसका जो ट्रांसमीटर है, जो और ऑप्शंस में चीजें काम कर रही हैं वो डम्ब टर्मिनल की तरह काम कर रही हैं। जो सामने स्क्रीन है जिसपे सारी चीजें हैं वो डम्ब में है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है। देखिए जो सामने स्क्रीन है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जैसे कैमरा है, इसके बाद साथ कीबोर्ड अटैच है, ये वाला, ठीक है जी। और उसके साथ जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ चली हुई हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इसी के साथ फॉर्मेशन में है डम्ब टर्मिनल। इंटेलिजेंस में साथ में मेमोरी भी काम करेगी जब हम कोई वीडियो वगैरह कुछ और चीजें क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी में डाल रहे हैं। डम्ब टर्मिनल का बिकॉज दे हैड वेरी लिटिल प्रोसेसिंग पावर, दे सिंपली प्रोसेस ए नंबर ऑफ डिस्प्ले कमांड, नो प्रोग्राम कैन बी रन, कोई सा ही प्रोग्राम नहीं चल सकता वहां पे, बस ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी, ये आपने इंपॉर्टेंस में लिखना है। स्मार्ट टर्मिनल्स में कंटेन सम प्रोसेसिंग, डम्ब क्लियर है सभी को, इट रिलायज एंटायरली ऑन द कंप्यूटर प्रोसेस, कि कंप्यूटर कैसे काम कर। स्मार्ट टर्मिनल हैविंग द प्रोसेसिंग पावर, नॉट इंटेलिजेंट, बट इंटेलिजेंट में क्या होगा, सीपीयू भी है, मेमोरी भी है, स्टैंड अलोन खुद ही वो क्या करेगा, काम करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं डम्ब टर्मिनल ये है, ये उस समय के हैं। और आप ये देख सकते हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये देखो, ये वीजीए अडेप्टर है जो पहले हम कनेक्ट करते थे, ब्रेड बोर्ड है उसके ऊपर ये आईसी और चिप लगा हुआ है और इसके साथ ये अटैच है, फिर ये कॉल है और उसके थ्रू लाइंस। ये रास्पबेरी पाई है जो पिछले जमाने में यूज किया जाता था, और ये भी एक डम्ब टर्मिनल का पार्ट है। और ये इतना मैं कह सकता हूँ क्लास में स्टैंडिंग पोस्चर में डाइस के सामने, कि ये वाली जो स्नैप्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है, आपने अपने बचपन की क्लासेस में नहीं करा होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस की तरफ। Input device used to provide the steps and the task of the computer needs to process the data and these steps क्या कहा जाएगा, डिजाइन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन चार्ट है या फ्लो चार्ट है। जो इनपुट डिवाइसेज जो होंगे, जो स्टेप्स या कुछ सर्टन टास्क को क्या करेंगे जी, प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन जो पास करी जाएंगे, अब जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अब यहां से तो कोई इंस्ट्रक्शन पास नहीं करेगी, जो चीज एक बार डाल दी बस उसी के थ्रू है, और कोई कैपेबिलिटी कोई मेमोरी नहीं है। बाकी में हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करके इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा हूं, हाँ जी, MS एक्सेल या MS ऑफिस पंजाब के सभी एग्जाम का पूरा फेवरेट टॉपिक है। कमिंग क्लासेस में इसी के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक हम चल रहे हैं, काफी सारे मिसलेनियस क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं। Which of the following MS function used to count the number of cells on the condition, कि कंडीशंस के ऊपर है, नंबर तो सारे सही हैं काउंट वाले, लेकिन फंक्शन कौन सा है जो हमारा नंबर ऑफ सेल्स पे चलेगा। तो हमारे पास इफ है, क्योंकि बात क्या मैंने आपको बताई है कि क्वेश्चन का जो एंड पार्ट है वो चीजें भी देखनी है, नहीं तो काउंट भी लिख सकते थे कि इतने ये काउंट करो, कंडीशन साथ में लगाई गई है, कंडीशन वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो पास करी गई है। हाँ जी, यहाँ पर ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। जैसे हमने टोपोलॉजी वाले क्वेश्चंस करे थे, नेटवर्क टोपोलॉजी के रिगार्डिंग थे, तो उन सब चीजों को हम डिस्कस किया भी था, तो ये क्वेश्चन का रिप्लाई आप उस तरीके से दे सकते हैं। Which of the following network used to connect the computer in large areas,
कंट्रीज में और कॉन्टिनेंट्स में अगर बात करी जाए किस तरीके से आप उसको जोड़ेंगे, लैन है, वैन है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है, हमारे पास वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क में हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है किस तरीके से धीरे धीरे चला और किस तरीके से ये हमारे सामने आया, क्योंकि हिस्ट्री की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ये उसके बाद तो आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी कि कैसे चली हैं। अर्पानेट जो हमने सर्न इंस्टीट्यूशंस का किया था, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने भी इसको यूज किया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद एफटीपी, टीसीपी, आईपी मॉडल्स, फिर इथरनेट है, फिर इंटरनेट है 1990 तक जो टीबीएल ने बनाया, रे टॉमलिंसन और टिम बर्नर ली ये काम कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे नेटस्केप नेविगेटर था, याहू, अमेजॉन 1995 तक, एओएल, जावा, ईबे, और उसके बाद गूगल 98 तक आया, माई स्पेस है, वर्ड प्रेस है, स्काइप है, यूट्यूब, ट्विटर, अब तो ये एक्स हो गया है। क्योंकि अभी 2014 के बाद का तो सारा मालूम ही होगा क्योंकि आपने बुक्स में स्टडी किया होगा, टम्बलर, पिन और ये इंस्टाग्राम का लोगो ये था जी पहले। तो इस तरीके से थ्री माइम, तो ये सारी चीजें आपके साथ इस तरीके से जुड़ी हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। और ये टाइमलाइन है जी इंटरनेट का जो आपसे डिस्कशन हुआ भी है लाइव बैच के अंदर, और क्वेश्चंस का इसलिए थीम आपको बताया कि जो जो वहां पर पढ़ाया जाता है वो चीजें हम क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये भी आप अपनी नॉलेज और बढ़ाने के लिए, टिम बर्नर ली इन्वेंट्स दी वर्ल्ड वाइड वेब, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इसको भी अपने रनिंग नोट्स में ऐड कर सकते हैं। एज इट इज ही ये फाइल आपको भेजी जा रही है। 2022 तक 5 बिलियन पीपल आर ऑनलाइन, आईफोन आर रिलीज 2007 में, गिविंग राइज टू दी न्यू रेवोल्यूशन। 300 मिलियन पीपल थे 2000 तक, और फर्स्ट वेब ब्राउजर 1993 में मोज़ैक लॉन्च हुआ। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम का क्वेश्चन है, मोज़ैक लॉन्चेस द फर्स्ट वेब ब्राउजर 1993। हिस्ट्री में 1960 ई में रे टॉमलिंसन, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, ये भी आपको पहले पढ़ाया भी है तो इस फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग 1979, फर्स्ट वायर विच वाज सेंट बाय ARPANET and interrupted 1980, स्पीड ऑफ इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन 1986, लेटर 1990s में जो टिम बर्नर ली आ गए, और उसके बाद सोसाइटी बना, फिर वाईफाई एस्टेब्लिश हुआ। इसके रिगार्डिंग भी जो नया डेटा है, नई इंफॉर्मेशन है जो हमने डिस्कस करी, 10 मीटर, 10 to 1 किलोमीटर, मोर देन 1 एंड 100 किलोमीटर एंड थाउजेंड्स किलोमीटर्स के अंदर ये चीजें हैं। और इस तरीके से जो इंक्रिप्शन है जो डेटा का वो हो रहा है, इस तरीके से आपने इंक्रिप्शन अपनी, ये बैड गाय है ना, बैड गाय स्नूपिंग विद इक्विपमेंट में जो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो हमारा 10th सेशन है या 9th सेशन के अंदर मैंने आपको जो साइबर सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग भी बताया था कि कैसे हम फंस जाते हैं, मैन इन द मिडल अटैक था, या अमेजोन वाली वेबसाइट पे हमने यूआरएल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज हो रही थी, आईपी एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज हो रही थी। उस तरीके से हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों जगह पे चल रहा है फायरवॉल की तरफ से, ये डेटा यहाँ भेजा जा रहा है, ये भी इन चीज़ों को चेक करने की कोशिश कर रहा है इक्विपमेंट के अंदर। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैरी द लाइट पल्सेज फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन, जो लाइट पल्सेस को चेक करेगा, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सारा ही उस पार्ट के अंदर आ रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, जो लाइट पल्सेस, और आपको बताया भी था ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के ऊपर काम करता है, उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते बिकॉज जो मीडिया है हमारा गाइडेड और अनगाइडेड में आता है। और इस सब चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में भी पूरा बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं। इनोस्फीयर में जो ग्राउंड प्रोपेगेशन है वो 2 मेगाहर्ट्ज तक है, और जो इनोस्फीयर के स्काई प्रोपेगेशन है 2 to 30 है, और लाइन ऑफ साइट जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज है। मींस आमने सामने टावर्स के ऊपर आपने देखा होगा काफी बड़े हैं, जियो ने जब लॉन्च किया फ्री इंटरनेट, ऐसे पैटल टाइप थे उनके पास, तो जो पैटल वाली शेप में थे वो लाइन ऑफ साइट था। उस समय इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा थी। अगर आप
यूनिवर्सिटी का PU पल्स एक पेज है, तो उसमें भी अगर जाके देखेंगे, या 3G 4G या 5G कंपनी दावा करती हैं कि हमारे यहाँ पे इंटरनेट इस तरीके से चल रहा है, तो नॉर्मल ही पेनिट्रेशन उतना नहीं हो पाता। एक्चुअली इंटरनेट तो जो काम कर रहा है वो बाहर उस तरीके से करेगा, यहाँ पर अगर बैठे हैं तो लैन ही काम अच्छे से करता है, फोन वाला इंटरनेट इतना अच्छे से काम नहीं करता। अगर आप इसी ट्रांसमिशन को देखें कि लाइन ऑफ साइट कैसे है, कि ये वाला जो सामने वो फेस बना होता है वो उस तरीके से सामने पहुंचना चाहिए, अगर नहीं पहुंचेगा तो गड़बड़ है। और हाइट जो होगी 40 to 50 फीट कम से कम इनकी हाइट होती है, 40 to 50 फीट। इस ट्रांसमीटर या इस रिले स्टेशन के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर गड़बड़ रहेगी तो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी। और करेक्टर्स क्या हैं हमारे, वेव्स आर ट्रांसमिट बाय माइक्रोवेव रिले स्टेशंस, यूनिडायरेक्शनल्स होंगी, लाइन ऑफ साइट अभी आपके साथ डिस्कस हुआ, और जो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट दी वॉल्स। इसी वजह से हम कई बार कहते हैं सर ड्राइंग रूम में तो रेंज आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा और अंदर को आए तो वहां रेंज नहीं आई। सर बेसमेंट में तो रेंज आ रही थी, लेकिन सर वहां ऊपर वाले फ्लोर पे आ रही थी, नीचे नहीं आ रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं फोन ऑपरेटर्स या कंपनीज के साथ जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करती हैं। बेनिफिट्स, टेलीविजन है, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन केबल्स हैं, प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क्स है, और ग्लोबल पोजीशनिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अपलिंक, जैसे कि कल एशिया कप कोलंबो से लाइव हुआ, बहुत जल्दी खत्म हो गया, 50 ओवर में 51 रन बनाने थे, तो वहां से अपलिंक किया गया और हम डाउनलिंक में हम अपने यहाँ पे इंडिया से उस मैच को देख रहे थे। और ये बात ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हैं, न्यूजीलैंड के मैच, उनके ब्रॉडकास्टर इस सैटेलाइट के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम डाउनलिंक अपने अपने चैनल्स पे करते हैं। कोई स्टार स्पोर्ट्स है, कोई सोनी है, और उसके साथ 10 स्पोर्ट्स है, 10 HD है, जहाँ ओलंपिक्स एशियन गेम्स हैं, वो उस तरीके से अलग अलग चैनल्स पे, क्योंकि सबका जो अपलिंक है सैटेलाइट के साथ अपलिंक, वो अलग अलग ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और स्पीड जो ट्रांसमिशन है 1 GB पर सेकेंड। प्रॉब्लम एक ही रहती है, बैड वेदर से इफेक्ट हो जाता है, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कॉस्टली तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ट्रांसपॉन्डर ही बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। इस तरीके से जो रेडियो वेव प्रोपेगेशन है एंटीना के थ्रू चलती है, या फिर इस तरीके के एंटीना जो हमारे पहले टेप रिकॉर्डर चलते थे उसके ऊपर जो हम स्टील वाला निकाल लेते थे, उस तरीके की लाइन जो हैं चलती हैं। या फिर द कैप्टन विक्रम बत्रा जी, उस समय भी ये ट्रांसमीटर एंटीना इसके थ्रू जो वो पीछे कैरी बैग की तरह वो लेके चल रहे होते हैं। बॉर्डर मूवी में भी है अक्षय खन्ना जी के साथ, जो वो वॉकी टॉकी के साथ और फोन लेके बात कर रहे होते हैं। या इवन जो अभी नई मूवी ट्रांसफॉर्मर्स है, बम्बल बी है, उसमें भी उनके पास कुछ और नहीं होता, तो वो एंटीना के थ्रू ही किसी रेगिस्तान में फंस जाते हैं, वहीं पे बताते हैं कि यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे हेल्प भेजी जाए, रिसर्च वहाँ पे करने गए होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस उसी के ऊपर हैं, एंटीना के ऊपर। ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं जाना है हमने। और ये हमने सिंप्लेक्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था, अगर आप यहाँ तक प्रॉपरली इसको सुन पा रहे हैं, तो ये मैंने पूरा स्क्रीनशॉट का क्वेश्चन लिया था कि जो टीवी है वो एक ही बार में हमें मैसेज पहुंचा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिंप्लेक्स। हम इधर से कोई बात नहीं कर सकते, जैसे अभी ये वीडियो आप तक आ जाएगी, पहुंच जाएगी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, और अब वहीं से गैस कर रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं। आप सिर्फ कमेंट में बता सकते, इस दौरान नहीं बता सकते। और हाफ डुप्लेक्स क्या है, वॉकी टॉकी, या जो आपने वो धागा लेके कप लेके एक फोन बनाया होगा बचपन में, तो वो हाफ डुप्लेक्स है, पहले एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, साइमल्टेनियसली कोई बात नहीं पहुंचा पाएंगे हम उसमें। थर्ड जो है फुल डुप्लेक्स में फोन है, ये मॉडम्स हैं, कंप्यूटर है, इसमें क्या है, जैसे ईमेल है आमने सामने या व्हाट्सएप है, उसमें जो चीजें बातचीत चल रही है वो सारा ही इस इंफॉर्मेशन का पार्ट हमारे साथ हो जाता है, और उसी थ्रू ओपन वायर्स की टेक्नोलॉजीज के अंदर ये काम करता है। नो शील्डिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरफ्रेंस यूज्ड। और जो ये टेक्नोलॉजीज हैं हमने एग्जाम के लिए डिस्कस करनी है, और ये वाला टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको I=R और अलग अलग इंफॉर्मेशन में जो बताया है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल रीडर्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स रहेंगे, तो उस तरीके से चलेगा।
और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये जो वायर टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी उसी के तरीके पे रहेंगे। विद ऑल दीज वर्ड थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू दी पॉजिटिव स्टडी। और अच्छे से सारी जितनी वीडियोस आपके पास प्रेजेंट हैं हमारी टीम की तरफ से उसको अच्छे से देखिए और बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लीजिए। टेक केयर।